छोटे शेयर ऊंची छलांग। और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और आज दिवाली का दिन है तो हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक दिवाली के इस पावन अवसर को एंजॉय करेंगे, उनके प्रॉफिट वाले सौदे ज्यादा हों, ऐसी हम कामना करते हैं। पहला सवाल मिला है मयंक पालिया जी का। एशियन टाइल्स सर 75 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? रिकवर हो पाएगा या सेल करना पड़ेगा? एशियन टाइल में एक अप मूव आ रही है जो 66.57 तक जा सकती है। यही ब्रेकडाउन पॉइंट था, रीटेस्ट में यहीं पे अटका था। रीटेस्ट के बाद पुल बैक पे यही लेवल है जिसके निकलने के बाद तेजी आएगी। तो 66.57 इस लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए। और जहां तक मेरी उम्मीद है, ये मोस्ट लाइकली ये अपना लेवल निकालेगा और अच्छी खासी तेजी देगा। उसकी वजह है, वीकली चार्ट पे 10 हफ्ते में 80% चला था। उसके बाद से वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन चल रहा है और फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है। और ये फ्लैग को हो गए हैं, करंट वीक अगर मिला लें तो 19वां हफ्ता है जहां पे कंसोलिडेशन है। तो 66.57 एक रेजिस्टेंस है। वो निकलने के बाद स्टॉक में 90 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। तो अगर आपको रहना है लॉन्ग, रह सकते हैं। प्लस जिसके पास नहीं है, अगले 6 महीने के लिए आप कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, एशियन टाइल बहुत बेहतरीन लग रहा है। अगले 6-8 महीने के लिए आप रखिए, 40-50% का रिटर्न बन सकता है। उसका रीजन बता देता हूं। जून 2024 से रिजल्ट देखेंगे तो 23%, 617%, 104%, 794%, 441% की ईपीएस राइज है। और सेल्स राइज अगर पकड़ेंगे तो 8, -4, -3, फिर 11, फिर 8। और प्रॉब्लम इनके साथ मार्जिन की थी, 0 था, फिर वो बढ़ के 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। तो पिछले 5 क्वार्टर में मार्जिन सुधरी है, जिसकी वजह से ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। अगर 1-2 क्वार्टर में और मार्जिन 4% के आसपास भी रह जाए या बढ़ के 6 हो जाए, दोनों बहुत पॉजिटिव होगा। स्टॉक में 90 रुपए तक की अपमूव आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास बहुत महंगा है तो एवरेज कर लीजिए, नहीं है तो फ्रेश थोड़ा सा खरीद के छोड़ दीजिए। 90 रुपए 6-8 महीने में मिल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है श्रवण सिंह जी का सुपर चैट पर। सर कल्याणी एंड पिलानी इन्वेस्टमेंट, इन पर आपका शॉर्ट टर्म व्यू क्या होगा? कल्याणी इन्वेस्टमेंट और अच्छा, कल्याणी के पिलानी आईसीए। पिलानी इन्वेस्टमेंट, मैं भी देख लेता हूँ। पिलानी इन्वेस्टमेंट सर 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और मेरे ख्याल से ये वो टाटा सन्स, मतलब टाटा इन्वेस्टमेंट की तरह कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है। 92 डेज का राउंडिंग बॉटम बना है और फ्राइडे को वॉल्यूम था 2124% राइस 97 के का। आज भी ओपन लो के साथ चला है। तो प्रोबेबली ये स्टॉक ऊपर में 6,800 के 6,823 तक जा सकता है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है सर, 6,000 का एवरेज वॉल्यूम है, तो लेना बेचना मुश्किल रहेगा। और जनरली इन्वेस्टमेंट कंपनियों में वॉल्यूम कम रहता है। तो 6,000 का एवरेज वॉल्यूम है, अपने हिसाब से देख लीजिए। एंट्री एग्जिट बहुत मुश्किल रहेगी, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा लेने के लिए, क्योंकि कैपिटल फंसने का डर है। बट केवल चार्ट देखते हुए 6,823 लग रहा है। अंशुल भाई, ये बिरला ग्रुप की कंपनी है, उनकी होल्डिंग कंपनी है, तो थोड़ा सा बैकिंग जब आ जाती है दिमाग में कि बिरला ग्रुप की है, तो कुछ मतलब चेंज होता है व्यू? अब व्यू तो पॉजिटिव ही है सर। पिलानी मतलब बिट्स पिलानी, तो वो बिरला ग्रुप की कॉलेज वगैरह स्कूल चलती है, तो क्लियर ही है कि बिरला ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है, एवरेज वॉल्यूम 6,000 का है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम 6,000 का है। तो लेना बेचना बहुत दिक्कत है। अगर यही वॉल्यूम 6,000 की जगह 60,000 या 6 लाख होता, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इसको तो इमीडिएटली बाई कर लीजिए, 6,800 रुपए जाएगा। तो प्रॉब्लम ना पेडिग्री में है, ना ग्रुप में है, ना किसी चीज में। प्रॉब्लम है इलिक्विड होने की। 6,000 का एवरेज वॉल्यूम इलिक्विड है, तो लेना बेचना मुश्किल होगा। अगर उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं तो बाकी कोई रेड फ्लैग नहीं है। बाकी तो 6,800 जाते दिख रहा है। ठीक है। अब अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर कल्याणी पर। कल्याणी इन्वेस्टमेंट में क्या करना है? KICL, इसमें भी वही दिक्कत है सर। पूरा पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न से चल रहा है। सिंपल सा 105 दिन का बॉक्स का, मतलब राउंडिंग बॉटम या कप हैंडल कह सकते हैं या बॉक्स पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि हैंडल और कप के लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न ज्यादा है। 5,300 पे ब्रेकआउट है। पहला टारगेट इनका बनता है
6,831 का, और दूसरा टारगेट इनका बनता है आ, दूसरा टारगेट बनता है 7,480 का। इसमें पिलानी से भी आधा वॉल्यूम है, उसमें तो 6,500 का एवरेज वॉल्यूम था, इसमें 3,300 का एवरेज वॉल्यूम है। तो अगर इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन, दोनों 6,800 जाते हुए दिख रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं नीलेश महेश्वरी जी, पहले तो शुभ दीपावली टू मनी 9 एंड अंशुल जी और द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। बहुत बढ़िया अंशुल जी, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिवाली पर। और ये बोल रहे हैं सर LNT 3,350 रुपए के लिए हुए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,350 रुपए के लिए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि अगले 12 महीने इन दोनों को होल्ड कर सकते हैं या कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, एलएनटी को तो 4,200 रुपए आने के पहले आपको देखना नहीं चाहिए। एक छोटी सी सेलिंग नहीं कहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू होगा जब ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा 39.22, बट उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग केवल ऑल टाइम हाई पे जो जनरली आती है बस वही आएगी। हर स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक जब ऑल टाइम हाई हिट करता है एक सेलिंग उसमें जरूर आती है, वो हफ्ता 10 दिन में एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये 4,200 रुपए चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, अगर 12 महीने का व्यू है तो 4,200 रुपए आने पे दोबारा सवाल पूछना है। रिलायंस में करीब करीब, रिलायंस ऑल टाइम हाई जब हिट करे 12 महीने में, 12 महीने पहले ही कर लेगा, जब ऑल टाइम हाई हिट करे 1597 का डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे, तब आप दोबारा से सवाल पूछिएगा, वहां देखेंगे क्या करता है। वहां भी लगभग सिमिलर चीज होगी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आएगा, लोगों को लगेगा कि डबल टॉप बन रहा है, और फिर उसके बाद वो तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो रिलायंस का और या हर लार्ज कैप का लगभग यही इतिहास रहा है कि ऑल टाइम हाई पे थोड़ी सी सेलिंग दिखाता है, वीक लॉन्ग एग्जिट कराता है और उसके बाद फिर 10% का एक्सटेंशन लेता है कम से कम। तो दोनों स्टॉक को कुछ नहीं करना है, देखना बंद कर देना है, क्योंकि देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है रेणुका इसरानी जी का। अंशुल सर प्लीज टेल 1 to 3 months टारगेट ऑफ ब्लैक बक एंड जैकपॉट। ब्लैक बग में तो शायद प्रॉफिट बुकिंग हम कर चुके हैं, एक बार चेक कर लो। ब्लैक बग में कुछ खुला है, टारगेट खुला है ना? ब्लैक बग में एक टारगेट बार खुला है सर, लेकिन ओवरऑल रिस्क फ्री हम हो चुके हैं। ब्लैक बग मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। आज इसने अपना ऑल टाइम हाई हल्का सा स्वीप किया है, बट ओवरऑल मेरे को 800 850 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो जब भी कंसोलिडेशन बनती रहेगी मैं ब्रेकआउट देता रहूंगा। अगर प्रीवियस लॉन्ग नहीं होता हमारे पास तो आज सुबह हमने बाई दिया होता। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, 800 850 जा सकता है, केवल और केवल क्लोजिंग बेसिस पे 664 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो पैटर्न खराब हो जाएगा। ठीक है, दीपक शारदा जी ये बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ अंशुल सर, काइंडली सजेस्ट फ्रेश एंट्री ऑफ टीवीएस श्री चक्रा। इसमें एक इनका टीवी स्पेशलिटी केमिकल भी है सर। एक सवाल ही ले पाऊंगा क्योंकि सवाल काफी ज्यादा है, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं आपका दोबारा सवाल लूंगा। दूसरा वाला भी टीवीएस श्री चक्रा पर बता दीजिए अंशुल जी। टीवीएस सी चक्कर में सर ऑलमोस्ट लिस्टिंग के टाइम से ही क्लाइमेटिक मूव थी, और नॉन स्टॉप 260 रुपए से गिर के 123 आ गया। तो नहीं, ये टीवीएस को, चलो ये टीवीएस, अच्छा सप्लाई चेन देख रहा था, टीवीएस फीचर। टीवीएस फीचर में सर 212 दिन के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और कंटिन्यू 4 अपडेट्स हो चुके हैं ब्रेकआउट के बाद। तो मे भी पुल बैक ले सकता है 3,900 के आसपास तक अपनी ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने, बट ऊपर में टारगेट जो बना है वो बना है 4,800 का। प्रॉब्लम इसमें एक ही है, 12,000 का एवरेज वॉल्यूम है। तो ये कहना कि ये इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इतने इलिक्विड काउंटर को ट्रेड ही नहीं करते हैं। हालांकि हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं, तो एक्यूमुलेशन ठीक ठाक है, जिसने भी किया है एक्यूमुलेशन ठीक ठाक किया है, स्ट्रॉन्गर हैंड्स जरूर है, बट इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि 12,000 के एवरेज वॉल्यूम पे इंस्टीट्यूशन ही ट्रेड करता है। केवल चार्ट देखते हुए 4,800 तक का टारगेट दिख रहा है। एक सर मेरे को याद नहीं है कि मैंने ये फ्राइडे सुबह मतलब शो चालू होते हुए डिस्कस किया था कि नहीं, 11 बज के 2 या 3 मिनट पे ऑफिस करके स्टॉक हमने बाय दिया था। चैनल पे डिस्कस हुआ है कि नहीं ये याद नहीं है, लेकिन बाकी जगह मैंने दिया था 589 पे। 606 का हाई बना है आज, AWFIS। तो AWFIS अगर दिया अच्छा, है चैनल पे और आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को प्रॉफिट बुक करा दी है। नहीं अंशुल भाई, ये मेरे शो में फ्राइडे को तो नहीं दिया 11 बजे, लेकिन हाँ
चलिए, आपने अगर कहीं भी दिया है और हमारे दर्शकों ने कहीं भी सुना है आपकी राय, तो उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अंशुल भाई, एक चीज और, विकास अग्रवाल जी कह रहे हैं, अंशुल सर, मनी 9 टीम को सभी को हैप्पी दिवाली सर, आपको भी और हमारे अभी सारे दर्शकों को भी। हम लोगों को प्यार और सभी मार्गदर्शन करते रहिए, और बिग फैन ऑफ अंशुल सर। अंशुल जी आपके बड़े फैन हैं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल जवाब की इच्छा नहीं, सुपर चैट पर केवल ये उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, मनी 9 की टीम को ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच दीपक जी, विकास जी, आपके इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, इस तरह की विशेष होती हैं, ये हमारे को बहुत स्ट्रेंथ देती हैं कि हम और अच्छा बेहतर कर सकें, आपकी और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकें। अगला सवाल हमें मिला है स्वप्निल जी का। पहले तो हैप्पी दिवाली स्वप्निल जी, आपको भी। KRBL सर 384 के इन्होंने बाय किए हुए हैं, इस पर आपकी राय? केआरबीएल अपना 344 का मेजर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है, तो गैप फिल करने जाना चाहिए ऊपर में। नहीं, अच्छा, गैप पहले फिल हो चुका है, बट स्विंग हाई 425 है। 425 तक ये स्टॉक जा सकता है, गैप नहीं है, स्विंग हाई है 425 420 के आसपास, वहां तक जा सकता है। ठीक है। अभिषेक पाल जी का सवाल है सुजलॉन पर। सर, सुजलॉन को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, या वेट करना पड़ेगा? तो सुजलॉन फ्रेश बाइंग की जोन में तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरे को यहाँ से प्राइस वाइज तो बहुत नीचे जाते नहीं दिख रहा है। 52-53 अपना लो पॉइंट था, जो अपन ने डिस्कस किया था कि गैप भी है 8-9 मई के आसपास, उसको फिल कर चुका है, अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। मेरे को नीचे जाते हुए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि खत्म हो गया है। तो मैं, अगर आपके पास 1-1.5 साल का समय है तो यहाँ पे ले सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगले 2-3 महीने ये बेस बिल्डिंग में जाएगा, तो अगर टाइम है, पेशेंस है तो कीजिए। अगर 2-3 महीने साइडवेज देख के फ्रस्ट्रेशन होगा तो फिर मत कीजिए, क्योंकि 2-3 महीने तो फिलहाल बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है सर। करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर एक सुपर चैट मिली है श्रवण सिंह जी की, इसमें क्या करें, 1 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। करूर वैश्य बैंक, इसमें सर ब्रेकआउट आया है 231 का, टारगेट बनता है 270 करीब का। वॉल्यूम ठीक ठाक है, बट आपको याद होगा साउथ बैंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एग्जैक्टली पिछले फ्राइडे, ये मतलब जो फ्राइडे गया नहीं है, इसके पिछले फ्राइडे 10 अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था कि 1423% वॉल्यूम राइज है, इसको यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। उस टाइम करीब करीब 11 11:30 बजे करीब इसका प्राइस था उस दिन। 12 बजे का भी पकड़ लेते हैं, 32 रुपए का प्राइस था। उस दिन डिस्कस हुआ था कि ये 45 से 46 रुपए तक जा सकता है। तो ये अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर किसी को लेना ही है तो छोटे बैंकों में साउथ बैंक सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा पैटर्न इसी में बना है और सबसे बड़ा ब्रेकआउट इसी में है, तो साउथ बैंक लेके चलना चाहिए। 360 दिन का ब्रेकआउट है, 45 तक का टारगेट है, उस दिन 32 साढ़े 32 के आसपास डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो करूर वैश्य बैंक के साथ साथ आप साउथ बैंक को सर ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, एज पर अंशुल जी। कैप्री ग्लोबल, ये और बता दीजिए अंशुल भाई, इस पे क्या करें? कैप्री ग्लोबल में ब्रेकआउट बनते बनते नहीं बन पा रहा है। 197 का लेवल अगर निकाल लेता है तो स्टॉक में 220 तक का टारगेट बन जाएगा। जिस आपका वॉल्यूम है, आज निकलना तो चाहिए स्टॉक को, बट मैं प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम उस हिसाब की नहीं है कि प्रीएम्प्टिव बाई की जाए। मैं 197 के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। रोशन साहू जी बोल रहे हैं सर, बिग फैन सर, कनेक्टेड विद लक्ष्मी श्री, अदानी पावर जैसे कोई सर 2-3 स्टॉक सर अभी जो एक्यूमुलेशन फेस में है, उन जो, और आपको लगता है कि आज फटेंगे या आगे फटेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, तो हाउ टू नो एक्यूमुलेशन, और कोई ऐसे 2-3 स्टॉक अंशुल भाई? ये सर मेरे आजू बाजू वाले बोल रहे हैं कि ये फटेंगे शब्द को आपने सरकारी बना दिया है, हर कोई बोलने लगा है। पहले ब्रेकआउट वर्ड यूज होता अंशुल था, भाई कोई बात फटेंगे नहीं, शब्द यूज होने तो लगा। इसको 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 स्टॉक मार्केट में हम आपके लिए पेटेंटेड करा देते हैं। ये अगर पेटेंट होता है तो मेरे नाम से बिल्कुल करा दीजिए, फीस भरने में तैयार हूँ। खैर, इनके जवाब पे आते हैं सर। अदानी में ही एक स्टॉक है जिसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, वो है अदानी पोर्ट्स।
ये लास्ट टाइम भी मतलब लगभग रोज ही डिस्कस हो जाता है। 263 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अब फिर वही अदानी पावर की तरह ब्रेकआउट के बाद 20-21 दिन रुक के चलेगा कि ब्रेकआउट लेते ही से वर्टिकली चलेगा, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये स्टॉक चलेगा। 1485 का मेजर रेजिस्टेंस है, कहीं भी 1490 के ऊपर या राउंड फिगर पकड़ लीजिए 1500 के ऊपर, क्योंकि 1500 एक राउंड फिगर भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ही 1485 1500 की जोन निकालेगा, ऑल टाइम हाई डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे है 1606.65 का, वहां पे शायद अटके, अगर नहीं अटका वर्टिकल मूव ले लिया तो फिर ये स्टॉक बहुत आराम से 1700 1750 जाएगा। और ओवरऑल 1485 1500 का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 2000 रुपए है। तो इस स्टॉक को अगर लेके 6-8 महीना 1 साल छोड़ते हैं तो 2000 रुपए आराम से मिलना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन मेरे को स्टॉक लग रहा है। शंकर सिंह जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं पहले तो आप दोनों को प्रणाम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर जी आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों पर भगवान आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू सो मच शंकर भाई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अंशुल जी 522 रुपए के लिए हुए हैं, 8 मंथ से होल्ड कर रहे हैं। अब नतीजे भी आ गए हैं, अब क्या करें इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आए हैं, मेरे को नहीं पता क्यों। 40 से बढ़ के ऑपरेटिंग मार्जिन 42% हुई है। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर सेल्स 3237 करोड़ था, इस बार 5177 करोड़ है, 60% सेल्स भी राइज हुई है। ईपीएस में ग्रोथ पता नहीं क्यों नहीं आई, 17% माइनस है। ऐसा नहीं प्रॉफिट बनी है कंपनी। 4.90 रुपए सितंबर 24 का ईपीएस था, 4 रुपए इस क्वार्टर सितंबर का ईपीएस है। तो घटा क्यों, ये तो रिजल्ट डिटेल में चेक करने पे पता चलेगा। ये अंशुल भाई, इसकी अदर इनकम थोड़ी कम हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, और अदर इनकम कम होना कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है, क्योंकि अदर इनकम ठीक है, कई बार हो जाती है कम। और हम तो अदर इनकम हटा के ही देखते हैं, क्योंकि मार्जिन बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट में भी केवल अदर इनकम घटने की वजह से आपको डिक्लाइन दिख रहा है, बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज अंशु भाई, इसमें मैं वैसे पक्ष नहीं लेता कभी किसी काउंटर का, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप जून में देखोगे, जो कि पावर कंपनीज का पीक पीरियड होता है, अप्रैल जून, उसके नतीजे 836 करोड़ का प्रॉफिट। और जुलाई सितंबर क्वार्टर, जो कि पीक पीरियड उतना नहीं होता है जितना कि अप्रैल जून होता है गर्मी का, जुलाई सितंबर में तो अच्छी बारिश हो जाती है, तो थोड़ी पीक सीजन जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। उसमें भी 824 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। अगर उसमें भी अदर इनकम इनकी अगर पिछले क्वार्टर जितनी होती, जो कि पिछले क्वार्टर में 271 करोड़ थी अप्रैल जून क्वार्टर में, और अब की बार 186 करोड़ आई है, अगर ये 271 आ जाती तो इनका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से भी बेहतर हो जाता, वाई वाई भी, क्यू ऑन क्यू भी। अब बताओ अंशुल भाई क्या करना है? तो कुल जमा बात यह है कि नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है काउंटर ने। 2% का रिएक्शन कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता है, तो व्यू एज इट इज पॉजिटिव बना हुआ है। 545 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा 635 रुपए तक निकल जाएगा बहुत आराम से। तो मैं अगेन वही कहना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से नेगेटिव कोई रिएक्शन नहीं है। जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो क्लियर क्लियर रिजल्ट में नहीं दिख रही, जो आपने क्लियर कर दी। मेरा व्यू एज इट इज सेम है। 545 के ऊपर जैसे टिकेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी टिकेगा, इट इज अबाउट व्हेन नॉट इफ। जब भी टिकेगा 545 के ऊपर 635 का टारगेट कम से कम आराम से मिलेगा। तो जिसके पास भी है घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड करके चलिए। इसमें मैं और डीप डाइव कर रहा था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह भी होती है कि या तो कंपनी कोई नए प्लांट लगा रही है, उसके लिए कर्ज लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट बढ़ा होता तो कर्ज बढ़ना या ज्यादा महंगा कर्ज भी हो सकता था, लेकिन कंपनी का डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है। 739 करोड़ से बढ़ के कंपनी का डेप्रिसिएशन 809 करोड़ हुआ है। और जब डेप्रिसिएशन बढ़ता है, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने कोई नई कैपेसिटी ऐड की है, जिस नई कैपेसिटी पे जो नया डेप्रिसिएशन आया वो और ऐड हुआ। तो आप अगर थोड़ा सा जेएसडब्ल्यू एनर्जी को ध्यान से देखोगे, यही स्मार्टनेस आपको देखनी है रिजल्ट्स में, और वो जेएसडब्ल्यू में सीधी दिख रही है कि नतीजे खराब दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, यही आपको ध्यान देना है। बिल्कुल ठीक है अंशुल भाई। अब अगला सवाल हमें मिला है निष्ठा श्रीवास्तव जी का, बोरोसिल रिन्यूएबल पर 600 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या टारगेट्स रखें? अच्छा, बोरोसिल रिन्यूअल सुबह से लिस्ट में बार बार आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक ही थी
16 अक्टूबर थर्सडे को जो वॉल्यूम आया था 4.7 मिलियन का, वो अपने मिड के नीचे आके कैंडल क्लोज की थी, ये एक दिक्कत थी। तो उसका हाई निकलने तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, और उसका हाई है 687.35, यानी 690 राउंड फिगर पकड़िए। तो 690 निकलते से इस काउंटर में अच्छी तेजी डेवलप होगी। ओवरऑल जैसा स्ट्रक्चर बना है, टाइमिंग का इशू हो सकता है कि 690 थोड़ा आगे पीछे निकले, बट मेरे को ये स्टॉक बहुत आराम से 840 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो आई वुड बी अ बायर। पूरे में एक्यूमुलेशन है। 690 निकलता है तो मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा किसी दिन ओपन लो के साथ, और बड़े वॉल्यूम के साथ चला। आज ओपन लो के पास है लेकिन बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, इसलिए हम रुक गए। अगर वॉल्यूम होता तो आज हमने बाय दिया होता। तो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में जरूर है 690 के ऊपर क्लियर मोमेंटम 840 का बनेगा। ठीक है। पवन बत्रा जी हैं पानीपत से। पहले तो हैप्पी दिवाली बत्रा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर हम दोनों को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। अमाल लिमिटेड, AMAL, अंशुल भाई ये कई बार सवाल पूछ चुके हैं, सुपर चैट पर पूछा है इन्होंने। ये देखिए अतुल ग्रुप की कंपनी है, अतुल ऑटो, अतुल लिमिटेड उस ग्रुप की कंपनी है, केमिकल कंपनी है, और बहुत अच्छा शेयर चला हुआ रहा है ये। इसका अगर आप पास्ट उठा के देखोगे बहुत जबरदस्त चला ये शेयर। अब क्या करता, क्या कैसा लग रहा है, क्योंकि आज भी 4% ऊपर है, और रिजल्ट कंपनी के ऑलरेडी आ चुके हैं, रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, कुछ खास ऐसा बदलाव नहीं दिखा। नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 10% का जंप था, 5.5 करोड़ के मुकाबले 6 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी का। क्या करें सर इस पर? तो इसमें जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो थी 829 रुपए के नीचे क्लोजिंग, और 3 दिन इसने लगभग मेरे ख्याल से लोअर सर्किट मारते हुए 829 रुपए तोड़ा है। तो आज का जो अप मूव है केवल पुल बैक दिख रहा है, 829 रुपए तक जा सकता है। वहां पे थोड़ा सा एग्जिट प्लान कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 829 अगर रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर स्टॉक में लॉन्ग लिक्विडेशन आएगी कम से कम 489 रुपीज तक की। 4 से 5 दिन, प्रोबेबली ये वीक पूरा दीजिए। अगर 829 रिक्लेम नहीं होता है तो क्लियर कट एग्जिट की सलाह है, 489 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाल में आपको राय मिली है सर। और अगला सवाल हमें मिला है रिया घोष जी का, DLF और PTC इंडिया। सर DLF पे बता दीजिए, मैं एक ही सवाल ले पाऊंगा। DLF पे कोई टारगेट प्राइस? डीएलएफ 793.50 तक जा रहा है, और 793.50 निकलता है तो फिर और इसमें तेजी डेवलप होगी। दूसरा पीटीसी भी ले ही ले रहा हूं क्योंकि क्लियर कट ब्रेकडाउन दिख रहा है, नीचे 142 का टारगेट दिख रहा है पीटीसी में। ठीक है। IDBI बैंक, इसके अंशुल भाई रिजल्ट आए थे, रिजल्ट में प्रॉफिट बढ़ा था, नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी कम हुई थी, नेट एनपीएस भी ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। काउंटर पर आज मूव भी है। इस काउंटर पर बताइए IDBI बैंक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? विशाल जी पूछ रहे हैं 2 से 3 महीने के लिए। तो जैसे इंडिगो में लगभग 1500 रुपए मिला, फोर्टिस में लगभग 300-400 रुपए, 700 से 1100 हो गया, उस टाइप का वीकली ट्रायंगल आईडीबीआई में भी बन रहा है। तो मैं ट्रायंगल में बाय नहीं करूंगा, मैं ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे ही बाय करूंगा, क्योंकि ट्रायंगल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बनते समय ये आपको नहीं बताता कि ये ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा। अब पीछे की बाइंग फोर्स अच्छी है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा, बट कॉन्फर्मेशन आने दीजिए। 97 98 के ऊपर क्लोजिंग पे कंफर्म हो जाएगा कि ये अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो पहला इसका टारगेट बनेगा करीब करीब 104 रुपए का, और 104 निकलने के बाद 140 रुपए का। तो थोड़ा सा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद लेंगे। 97 98 के ऊपर क्लोज करें तब दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आकांक्ष महाजन जी का। पहले तो हैप्पी दिवाली महाजन साहब आपको भी। और ये पूछे हैं सर सिल्वर 20, अब इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? अंशुल भाई सिल्वर काफी चली, लेकिन अब पीछे थोड़ा रिट्रेस भी होना शुरू हो गई थी। अभी ये रिट्रेसमेंट मोड में है, या अभी लग रहा है कि सिल्वर का हो गया रिट्रेसमेंट पूरा? सर सिल्वर में रिट्रेसमेंट, देखिए सिल्वर आपको याद होगा कि सिल्वर 20 मैंने उस दिन भी बताया था। सिल्वर 20, सिल्वर बीज आप याद कीजिए, 14 अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था 180 के आसपास की एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल है। कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आएगा 148 जो आ चुका है।
बट ये पुल बैक अभी खत्म नहीं होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कॉमेक्स पे सिल्वर 10 डे मूविंग एवरेज पे है और 20 डे मूविंग एवरेज $48 पे है। यानी अगर $2 की गिरावट माने तो $2 इंटू 32.15 इंटू 88 रुपए से पकड़े तो 5658, 5700 रुपए यहाँ पे नीचे लग रही है चांदी। तो उस हिसाब से ₹5.70 सिल्वर बीच में भी डिप आएगा, तो 142 तक की डिप आ सकती है। अब यहाँ से फ्रेश बाइंग तो नहीं दिख रही है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकले 140, 142 और 134 इस जोन में जब आएगा तो वापस से देखेंगे एक्यूमुलेशन के लिए। फर्स्ट राउंड मूव कंप्लीट हो चुकी है, बेहतरीन पैसा बनाए, अब बड़ा बेस बनाने जाएगा। तो आपके लिए दो ही चीज है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर अभी के लिए छोड़ दीजिए 6-8 महीने के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो डिप्स पे ऐड कीजिए और जैसे ही थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है तो उसको बुक भी करते चलिए। यानी जब रेंज बनेगी तो ऊपर नीचे बाई सेल करते रहिए। पूरा पैसा एक बार में मत डालिए, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, हर 3-3 रुपए नीचे लेते जाइए और जैसे ही 3 रुपए प्रॉफिट मिले तो एक बार बेच भी लीजिए। 6-8 महीने रेंज में कंसोलिडेट करेगा तो रेंज में आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है। भगेरिया इंडस्ट्रीज, स्वप्निल जंगम जी का सवाल है, इसको बाय किया हुआ है इन्होंने 180 पर, एवरेज कर सकते हैं क्या? ये 180 रुपए पे मैंने बाय दिया था सर, 9 या 9 तारीख को शायद। हाँ ये 10 तारीख को शायद, आपके नहीं, 9 तारीख को मनी 9 पे डिस्कस हुआ था। हाँ 9 तारीख को मनी 9 पे डिस्कस किया था। ऊपर में पहला टारगेट इसका, मतलब ब्रेकआउट पॉइंट इसका 215 है। फिलहाल 215 तक जा रहा है, 215 का ब्रेकआउट लेता है तो 268 रुपए जाएगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग की थी कि 400 कैपेसिटी इनकी जो थी 400 मिलियन टन मेट्रिक टन जो भी थी, 400 से 500 कर रहे हैं अगले 6 महीने में। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी 50 से 55 करोड़ का आने की बात थी ऑन अ सेल्स बेस ऑफ 200 करोड़। तो उस हिसाब से हमको स्टॉक 268 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है श्रीराम फाइनेंस पर, धीरज कुमार जी का। इसमें 635 रुपए से होल्ड कर रखा है इन्होंने। वेरी नाइस। बोल रहे हैं कि कब एग्जिट करें सर? श्रीराम फाइनेंस सर हाँ जी, वेडनेसडे को श्रीराम डिस्कस फाइनेंस। हुआ था जी। 1 अक्टूबर वेडनेसडे को डिस्कस हुआ था कि छोटे वाले कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट 640 पे आया है, जिसका टारगेट 715 है, जो बड़े वाले कपनाडल पैटर्न की नेकलाइन है। तो यहाँ से 715 जा रहा है और 715 जैसे ही टूटेगा स्टॉक 1000 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। धनतेरस पिक में स्टॉक को हमने 1000 रुपए के टारगेट के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है अगले धनतेरस तक के लिए। ठीक है। नितेश सारंगी जी पूछ रहे हैं सर, सीइंग द टर्मोइल इन टाटा ट्रस्ट, शुड आई बी इन्वेस्टेड इन टाटा टेक एट 720 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है। इसमें इन्वेस्टेड रखें, ऑलरेडी होल्डिंग फॉर लास्ट 6 मंथ्स। या कहीं और शिफ्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है अगर शिफ्ट करना हो तो। दूसरा कि एटीजीएल और अदानी ग्रीन में कोई एंट्री लेवल और बता दीजिए। अंशुल भाई, अदानी ग्रीन के ना रिजल्ट आ रहे हैं 28 तारीख को, तो उसमें और बताइए थोड़ा चार्ट देख के, एटीजीएल, अदानी ग्रीन और टाटा टेक में कहीं शिफ्ट करना है क्या? सर अदानी ग्रीन में तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लगभग रोज ही उसमें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कॉल पुट में या ऑप्शंस में, और डिलीवरी होल्डिंग मेरे पास है ही। मैं देख रहा हूँ अब 1226 जब ये निकालेगा तो नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड मोमेंटम में ठीक ठाक पैसा बना है, सेकेंड राउंड मोमेंटम 1126 के बाद स्टार्ट होगा। तो जब 1126 निकलेगा तो अभी जो कॉल राइटिंग है पुट राइटिंग में कन्वर्ट कर देंगे और इसको तेजी खेलेंगे 1444 तक। एग्जिस्टिंग जो डिलीवरी पड़ी हुई है वो करीब करीब 1447 और 1733 इन लेवल पे मैं छोड़ूंगा। तो इसमें बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। एटीजीएल में जरूर आपको एंट्री बन सकती है 740 रुपए के ऊपर। तो एटीजीएल नीचे नहीं खरीदना है, एटीजीएल महंगा खरीदना है। 740 742 के ऊपर जब क्लोज करने लगे तो आप एक राउंड वापस एंट्री कर लीजिएगा, 708 का टारगेट मिल जाएगा। तीसरा बचा टाटा टेक। मैं अभी नहीं निकल रहा हूँ, मैं 1-1.5 महीने और देखूंगा अगर ये चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबसे मुलाकात हुई है। प्रोबेबली अगर ये झगड़ा निपट गया तो बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, लेकिन अगर 1.5-2 महीने से ज्यादा खिंचा तो फिर मैं बेभाव इसको बेच के या पूरे टाटा ग्रुप को बेच के मैं पहले एक बार कोने में हट जाऊंगा, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा।
स्ट्रीट को जिस चीज का डर था वो डर दिख रहा है टाटा ग्रुप में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि रतन टाटा जी गए हुए अब बस एक ही साल हुआ और कहानी शुरू हो गई। हालांकि कहानी पहले भी शुरू हुई थी एक बार, जब रतन टाटा जी थे साइरस मिस्त्री के समय पर, उस समय भी ये कहानियां शुरू हुई थी, लेकिन वहां से ग्रुप ने बहुत अच्छे से रिकवर किया और बाउंस बैक किया। अब की बार देखना होगा कि ग्रुप बाउंस बैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक हमारे दर्शक हैं, सोना के नाम से आईडी है, वो बोल रहे हैं कि सर 20 से 25 हजार रुपए की एसआईपी करना चाहता हूँ किसी स्टॉक पर, 8 से 10 महीने में कम से कम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अंशुल भाई, 20 से 25 हजार रुपए अगर 8 से 10 महीने के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करने हो तो कहाँ डालें? कोई ऐसे एक शेयर हो या 2-3 शेयर हो? तो मेरे को अभी बड़ी अपमूव अदानी पोर्ट में दिख रही है, तो मैं तो इस समय अदानी पोर्ट ही खरीदवा रहा हूँ। जिन जिनको अदानी पावर बुक कराया है, अब अदानी पोर्ट में कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें अब बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। हम तो प्रीएम्प्टिव घुसते जा रहे हैं, बट मोमेंटम इसमें 1485 और 1500 के ऊपर बनेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर ईएमआईएल पर। अंशुल भाई, इसमें क्या करें? 10 10 मिनट में फ्री। EMIL, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया, ये सर नया आईपीओ है, नहीं पुराना है। 160 रुपए तक जा सकता है। इसमें एक देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ है। 104 दिन का कप एंडल पैटर्न बना था, 155 पे ब्रेकआउट आया था, ऊपर गया 168 तक, फेल किया। लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट लगभग अचीव करके सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है। तो यहाँ से 155 160 की जोन वॉच कीजिए। जैसे ही वो निकलेगा, हल्का हो चुका है काउंटर, क्योंकि एक्यूमुलेशन कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत तगड़ा था, फेलियर पे एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है, तो वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हुए हैं। अब जिस भी दिन ये 155 160 रुपए निकाला, सीधा सीधा 220 240 तक निकल जाएगा। एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि अर्निंग्स डीग्रोथ आ रही है, वो एक प्रॉब्लम है। प्रॉफिटेबल कंपनी है बट अर्निंग्स डीग्रोथ आ रही है। तो अगेन एक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट और 155 का ब्रेकआउट आराम से बन जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गोदरेज इंडस्ट्रीज पर। बिट्टू इंडस्ट्रीज के बारे गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताएं सर, कि इसमें क्या करना है? गोदरेज इंडस्ट्री 1026 का मेजर सपोर्ट था, जिसको जो लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट भी था, क्योंकि 1220 का ब्रेकआउट था, वो फेल हुआ था, तो लंबा समय लगा के लॉन्ग लिक्विडेट किया है। और वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि ये ओवरऑल एक बड़े स्ट्रक्चर का पुल बैक था। तो मैं ये कहूंगा आपसे, 1000 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे रहिए। धीरे धीरे 1400 रुपए मिल सकता है। जिस हिसाब का रिवर्सल है, ये 1026 को मेजर सपोर्ट मान रहा है स्टॉक, तो 1026 रुपए का बफर दीजिए, 1000 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। अगर ये चला, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये चलेगा, तो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस कहना ज्यादा अच्छा होगा, 1400 है, और 1400 का ब्रेकआउट लेते ही से 2000 की तरफ चलेगा। तो आई वुड सजेस्ट टाइम हॉरिजॉन लंबा करके छोड़ दीजिए इस काउंटर। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मोमिता मित्रा जी का। जीएमआर एयरपोर्ट का 550 शेयर है इनके पास, 97 के ऑलमोस्ट भाव के। क्या करें इसमें? जीएमआर एयरपोर्ट फ्यूचर में, सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फ्यूचर्स में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन वाली टीम ने बाय दिया है। मेरे को ऊपर डिलीवरी पेज भी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 9350 का है, उसके ऊपर 98 का है, तो मेरे को 98 रुपीज जाते हुए दिख रहा है। 98 निकलने के बाद इस स्टॉक में लंबी तेजी आएगी। फिलहाल 98 तक का ही टारगेट पकड़िए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है उमा शंकर जी का। टाइम टेक्नो 178 शेयर है इनके पास, 242 के। इस पर क्या करना है अंशुली? टाइम टेक्नो, सर 231.45 निकलने के पहले तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। हालांकि इसने अपना गैप फिल सपोर्ट जोन 207 होल्ड किया है, बट 231.45 निकलना बहुत जरूरी है। वो नहीं निकला तो स्टॉक में बड़ी दिक्कत आना स्टार्ट होगी। तो 231.45 निकलने दीजिए। वो निकलने के बाद भले आप फिर बाई कर लीजिएगा, 270 75 सब मिल जाएगा। महंगा खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे सस्ता बिकेगा। ठीक है। टाटा इलेक्साई, होल्ड और नॉट? होल्ड कीजिए सर, 5610। मेरे ख्याल से इसको 4 हफ्ते दीजिए। अभी क्या है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर पूरा दीजिए। अगर नवंबर में
5610 निकल गया तो आराम से आपको 6400 का टारगेट मिल जाएगा। तो 1 महीने का समय दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्ले करना चाहते हैं तो आप टाटा एलेक्साई से एग्जिट करके आप अदानी पोर्ट में स्विच कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एचबीएल इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं, राहुल दास जी 679 के लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 835 का, बाकी जो पोजीशन है उसको होल्ड करें या सेल? एचपीएल इंजीनियरिंग अपना क्या है, अपना बुक हो गया कि एक बार चेक करो। कुछ बचा है, पूरा बुक हो गया। एचबीएल इंजीनियरिंग में क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं सर, 3-4 बार हम बाई दिए हैं, एकदम आखिरी वाले बाई में अभी पोजीशंस ओपन है। ऊपर में करीब करीब 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 243 डेज का जो कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 734 पे, उसका टारगेट 1040 है, तो 1040 तक आते हुए स्टॉक दिख रहा है।